नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज इस वाले वीडियो में हम DECE एंटिटी का पार्ट 1 जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं, शाला पूर्व बच्चों के माता पिता द्वारा अनुशासित करने के तरीके के बारे में बताइए। तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे? बच्चों का पालन पोषण करते समय माता पिता का व्यवहार, पालन पोषण के तरीके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं निम्नलिखित है। जैसे बच्चों को अनुशासित रखने के लिए स्नेह केंद्रित तरीका, ये कौन सा तरीका है? इसमें माता पिता बच्चे के किसी कार्य के लिए अगर संतुष्ट नहीं है तो मतलब बच्चा ऐसा कार्य करेगा तो उसे स्वीकार नहीं हो माता पिता को, तो वे उस पर नियंत्रण लगाते हैं और इसके लिए वो 2 तरीके अपनाते हैं। पहला, बच्चे को उस क्रिया के परिणाम बता सकते हैं ताकि उनका बच्चा दोबारा जो है अपने वो गलती ना करे और अपनी गलती माने उस समय। और ऐसे माता पिता अनुशासन के प्रति दृढ़ होते हैं परंतु बच्चे के साथ धैर्यपूर्ण व स्नेहपूर्ण भी होते हैं। जैसे वे बच्चे को गलती करने पर ये नहीं कहते कि तुमने ये काम किया तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, जैसे ना गलत नकारात्मक बातें नहीं बोलते उनको, बल्कि उससे कहेंगे कि तुमने ये काम किया, उससे ना दूसरे को ये नुकसान पहुंच सकता था, ये चीज़ें बताते हैं। अब इससे क्या होता है, बच्चे को अपनी गलती का एहसास भी होता है, साथ ही उसे ये पता चलता है कि ये मैंने काम किया तो क्यों किया, इससे क्या गलती, क्या नुकसान हो सकता था। ये पता चलने के बाद उन्हें ये काम दोबारा नहीं करते। अनुशासन का यह तरीका स्नेह केंद्रित तरीका कहलाता है, जो बच्चे के समाजीकरण में लाभदायक है। बच्चे को ना दूसरे लोगों से मिलने जुलने में मदद मिलती है उससे। शक्ति केंद्रित तरीका जो दूसरा तरीका है, इसमें माता पिता बहुत सख्त होते हैं, वे अपनी आज्ञा बच्चों पर थोपते हैं, मतलब कि तुम्हें ये करना ही करना है, ऐसे बोलते हैं ना कई माता पिता, वो होते हैं इसमें। वे बच्चे को उसकी गलती पर वह काम तुरंत बंद करने के लिए बोल देते हैं पर उसके परिणाम नहीं बताते। इससे क्या होगा कि बच्चे के विशेषाधिकार का भी हनन कर दे, जैसे कहते हैं अब तुम्हें पार्क में बिल्कुल नहीं जाने देंगे, अब हम ये चीज़ अब तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे, ये सब वो करते हैं। शारीरिक दंड भी दे सकते हैं। इससे बच्चा ना क्या करेगा, डर के मारे वो काम रोक देगा, लेकिन उसे माता पिता वो नहीं बताते कि इससे होगा क्या, इस कार्य का परिणाम क्या होता, तो बच्चे को परिणाम पता नहीं चलेगा। तो बच्चा उस टाइम तो डर के मारे भय के कारण रोक देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा वही काम करेगा क्योंकि उसे उसका परिणाम तो पता नहीं है। तो सोचेगा कि अभी माता पिता नहीं दिख रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में वो काम वो गलती फिर से कर सकता है। तो जो अनुशासन का यह तरीका शक्ति केंद्रित तरीका कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए हो ना दंड भी देते हैं, कुछ माता पिता होते हैं अनुशासन के दंड भी प्रयोग करते हैं, जो ये सेकंड वाले होते हैं। सभी माता पिता कभी ना कभी बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड का किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे कई माता पिता का शारीरिक दंड देते हैं, जैसे थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं। मौखिक रूप से दंड देना, मौखिक रूप से मतलब बोल के कुछ बोलते हैं कि जोर से डांटते हैं, डराते हैं बच्चे को, गालियां देते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं वस्तुएं ना देकर दंड देना, जैसे कपड़ा या खाने पीने की उसकी जो फेवरेट चीज़ है ना, उन्हें ये कहते हैं कि अच्छा तुमने ऐसी गलती की, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट नई ड्रेस आज नहीं पहनोगी, तुम्हें फेवरेट चॉकलेट नहीं मिलेगी तुम्हें, इस तरह से ना दंड देते हैं वे। बच्चों को अपने स्नेह से वंचित रखना, जैसे अकेले छोड़ देना, उपेक्षा करना, दूसरों को दुख देने के लिए उसको जिम्मेदार बताना, ये भी एक दंड की तरह ही देते हैं कि बच्चों से कहते हैं अच्छा चलो मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं तुम्हें गोदी नहीं लूँगी आज, बिल्कुल भी नहीं लूँगी, ऐसे, या उसे बिल्कुल बात नहीं करे, इस तरह से। हर स्थिति में एक ही तरीका नहीं अपनाया जा सकता, अतः माता पिता को स्नेहपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए, परंतु अत्यधिक जरूरत होने पर दंड भी आवश्यक है। तो इसलिए ना जो स्नेहपूर्ण तरीका है वह अपनाना चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि बच्चे मानते नहीं है, तो उनकी गलती का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सख्त होना भी पड़ता है। अभी नेक्स्ट क्या है, इन सब पे ये आ गया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकास की निर्णायक अवधि, शाला पूर्व केंद्रों में अभिभावकों की भूमिका, स्वसंकल्पना। अब इस वाले में मैं अहम केंद्रिकता, स्वसंकल्पना, नवजात की योग्यता, ये 4 या 5 हैं, इनके ऊपर इनके आंसर आपको बताऊंगी। अभी इसमें सबसे पहला निर्णायक अवधियाँ। अब इन पे ये छोटा करके भी आ सकता है, बड़ा भी करके आ सकता है। तो आप ये देखिए, पहला निर्णायक अवधियाँ किसे कैसे कहते हैं? ऐसी अवधियाँ जो बालक बालिका के विकास और ज्ञान को प्रभावित करे, वे अवधियाँ निर्णायक अवधियाँ कहलाती हैं। इन अवधियों में मिले सकारात्मक या अनुकूल अनुभव बच्चे के विकास में अनुकूल प्रभाव डालते हैं और प्रतिकूल अनुभव उसके विकास में बाधक हो सकते हैं।
कभी कभी तो ये प्रतिकूल अनुभवों से मिली हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता है। मतलब कई बार क्या है, इतना नुकसान हो जाता है, बच्चे के मन पे ना ऐसा बुरा असर पड़ता है कि बच्चे उसे उबर ही नहीं पाते हैं, या कोई बीमारी ऐसी हो जाए तो उस बीमारी से बच्चे की जान को भी खतरा आ जाए या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। इस टाइप से मतलब ये अवधियां, इनकी हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता। अतः ये अवधियां महत्वपूर्ण है। इन अवधियों में बच्चे विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होते हैं, इसलिए ये अवधियां अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जैसे कि जब एक बालिका बोलना शुरू करती है तो उसका नियंत्रण अपने जो स्वतंत्र होंठ और जीभ पर हो जाता है, परंतु इसके साथ ही उसे बोलना सीखने के लिए सुनने के अवसर भी मिलने जरूरी है। अब जैसे वो बोलना तो धीरे धीरे सीख रही है, लेकिन ये अवधि उसके सीखने के लिए, बोलने के लिए, ये अवधि जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे सुनने के अवसर भी इसमें मिलने चाहिए। जब बालिका 1 वर्ष में अपना पहला शब्द बोलती है तो उसे क्या है, भाषा सुनने का भी मौका मिलना चाहिए। जैसे वो बोलेगी तो उसे दूसरे कुछ बोलेंगे, वो सुनना जरूरी होता है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जब सुनने समझने, जब बच्ची बोलना शुरू करेगी तो सुनने या समझने में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे भाषा का विकास हो नहीं पाएगा, मतलब उसे प्रॉब्लम होगी। अतः यह अवधि उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रसव से पूर्व भी कुछ अवधियां जो होती है ना, वो बच्चों के लिए निर्णायक अवधि होती है। जैसे प्रथम 3 माह गर्भ के अंगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय माँ को परिवेशी दिक्कत या बीमारी हो तो बच्चे के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसमें बच्चे में जैसे जर्मन खसरा, अंधता, बहरापन, हृदय विकार आदि बीमारियां या विकार बच्चों में हो सकता है। गर्भ के जो प्रथम 3 माह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 3 माह में अगर माँ को जर्मन खसरा हो जाता है तो बच्चे को भी गर्भ में बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये ही बीमारी माँ को जो लास्ट वाले 3 महीने में होती है ना, तो फिर भी बच्चे पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं जितना प्रथम 3 माह में पड़ता। अतः यह अवधि भी निर्णायक अवधि है। तीसरी क्या है, जन्म के बाद जो प्रथम 6 माह 1 वर्ष का समय होता है, वो किसके लिए होता है, सामाजिक संबंधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा जब आस पड़ोस में खेलने लग जाता है, थोड़ा चलने लग जाता है, तो वो लोगों से सामाजिक संबंध बनाता है। अगर पालनकर्ता स्नेही हो और प्यार से बच्चे की देखभाल करती है तो बच्चा अन्य लोगों के साथ भी अच्छे से संबंध बना पाता है, क्योंकि वो वही देखता है। लेकिन अगर माता पिता से उसे अच्छा स्नेहपूर्ण पालन पोषण नहीं मिलेगा ना, तो बच्चे अपने संबंध अन्य लोगों के साथ सही नहीं बना पाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो भी इस अवधि में जो होगा सामाजिक संबंधों के निर्णय के लिए जरूरी हो, क्योंकि कई बार क्या है, कई बार नकारात्मक प्रभाव को, नकारात्मक चीज़ों को बच्चे सकारात्मक वे में भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे के सकारात्मक विकास के लिए और सामाजिक संबंधों के विकास के लिए ये अवधि निर्णायक अवधि मानी जाती है। इस प्रकार ये निर्णायक अवधि बच्चे के विकास के लिए अत्यावश्यक है। नेक्स्ट है नवजात शिशु की क्षमताएं या योग्यताओं पे टिप्पणी लिखो। अब जन्म से लेकर 1 माह तक की आयु के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है, क्योंकि जैसे इससे बड़ा जो बच्चा हो जाता है वो उसे शिशु नहीं कहा जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, उनमें कुछ योग्यताएं नहीं है, लेकिन उनमें भी बहुत सी क्षमताएं व योग्यताएं होती हैं। नवजात शिशु अनेक सुविकसित संवेदात्मक और क्रियात्मक योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। जैसे पहला क्रियात्मक योग्यता। अब क्रियात्मक योग्यता क्या है, शिशु को यदि हम जैसे पेट के बल लिटा दें तो थोड़ी देर लेटे रहेगा पेट के बल, फिर वो अपने हाथ पैर मारता है और गर्दन को ऊंची करके देखने लग जाता है इधर उधर। कई बार हमें लगता है इतना छोटा बच्चा, अरे देखो देखो चौथे पांचवें दिन ही बच्चा देखो कैसे कर रहा है, तो ये उसके अंदर ये क्रियात्मक योग्यता पहले से ही विद्यमान है। कभी कभी शिशु किसी घटना या प्रेरण के उत्तर में भी शारीरिक गतिविधि करते हैं जो कि अनैच्छिक होते हैं, मतलब उन्हें कुछ समझ खुद से नहीं करते, वो अचानक हो जाती हैं। जैसे नवजात शिशु के चेहरे को एक तरफ से हम सहलाते हैं तो जैसे उसे गुदगुदी होगी ना तो दूसरी तरफ मुंह कर लेगा उस साइड, जिस साइड से हम उसे सहलाते हैं। जैसे पैदा होते ही बच्चा दूध पीने योग्य हो जाता है, आंखें झपका के देखता है, वो गर्म चीज लगते ही हाथ उसका पीछे हट जाता है। ये सारी की सारी क्या है, क्रियात्मक योग्यताएं हैं। संवेदी योग्यताएं। अब संवेदी योग्यताएं क्या है, संवेदी योग्यताओं में
क्या मतलब है इनका कि इनमें आँख, कान, अन्य जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। ये सारी की सारी क्या है, संवेदी योग्यताएं हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी आती है संवेदी योग्यताएं, आइए आगे देखते हैं। पहली है दृष्टि संवेदना। यह विशेषता शिशु में जन्म लेते ही विद्यमान रहती है। जैसे बच्चे को अगर अंधकार प्रकाश में ना अंतर कर सकता है, हम अंधेरे में लिटा रखा है तो बच्चा बेचैन होकर रोने लग जाता है। नॉर्मल रोशनी जैसे रहती है तो बच्चा खेलता खिलखिलाता रहता है, मस्ती से खुश होता रहता है, हंसता रहता है। लेकिन कई बार हम उन्हें धूप में ले आते हैं कि चलो बच्चे को धूप में लेके जाएं, तो क्या बच्चा अगर शिशु है 1 माह तक का है तो वो क्या आंखें बंद कर लेगा, आंखें उसकी खुल नहीं पाती क्योंकि तीव्र तीव्र प्रकाश है ना, तो उसकी दृष्टि इसके अनुकूल क्षमता नहीं ले पाएगी। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर दृष्टि संवेदना होती है। दूसरा श्रवण संवेदना। श्रवण मतलब सुनना। जन्म के समय शिशु के श्रवण संवेदना का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि 7-8 जैसे दिन के बाद का जो शिशु होता है ना, वो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने लगता है। जैसे कई बार कुछ शोर हो जाएगा तो बच्चा झटके से सो रहा होता है, उठ जाता है। इस तरह से हम मतलब माना है, देखा गया है कि वो थोड़ी बहुत संवेदना, स्वर्ण संवेदना दिखाते, लेकिन इसके कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है। तीसरा है स्वाद संवेदना। अब जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु स्वाद के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम उनके मुंह में ना मीठा शहद डालते हैं तो चूसते हैं, नमक डालेंगे तो बाहर उड़ेल देते हैं, कड़वी वस्तु कसैला कुछ भी अगर बच्चे के मुंह में चला जाता है तो रोने चिल्लाने लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनमें स्वाद संवेदना विद्यमान होती है। फोर्थ है घ्राण संवेदना। अब घ्राण संवेदना के बारे में कोई भी एक राय नहीं है कि शिशु इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। यह माना गया है कि घ्राण संवेदना धीरे धीरे विकसित होती है। फिफ्थ है स्पर्श संवेदना। यह शिशु में जन्म से ही विद्यमान रहती है। जब शिशु को हम जैसे गर्म पानी से नहलाते हैं तो आराम से, जैसे हल्के जो गुनगुना पानी होता है ना, तो बच्चा मजे से नहाता रहता है। लेकिन जैसे अगर कभी ठंडे पानी से नहलाते हैं तो सिसकने लग जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्पर्श संवेदना बच्चे में विद्यमान रहती है। अगर हम जैसे बच्चा रो रहा है और हम उसे गोदी लेने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाते हैं तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है, वो समझ जाता है कि हमें किसी ने टच किया और हमें वो लेंगे गोदी। अब नेक्स्ट है बाल देखभाल केंद्र की जो क्रियाएं हैं ना, उनमें अभिभावकों को सम्मिलित करने के तरीके, शालापूर्व जो क्रियाएं हैं उनमें अभिभावकों की भूमिका, ये दोनों एक ही हैं। तो अभिभावक वे लोग होते हैं जो बच्चे को अच्छे से जानते हैं। अभिभावक वे लोग होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को बता सकते हैं। अतः बाल देखभाल जो क्रियाएं हैं उनमें इनको सम्मिलित जरूर करना चाहिए। बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए कार्यकर्ता किन किन तरीकों से को अपना सकते हैं, माता पिता कैसे बच्चे के क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। माता पिता बच्चों को केंद्र में लेने छोड़ने आ जाएं, उस समय पालनकर्ता बच्चे के बारे में विचार विमर्श कर सकता है। पालनकर्ता को अगर समय मिलता है तो उसे बच्चों के घर जाकर बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों के साथ संदेश भेजकर माता पिता को बच्चों के बारे में बता सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क रख सकते हैं। अभिभावकों के लिए समारोह या बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों के भ्रमण व समारोह के दौरान माता पिता को निमंत्रण दिया जा सकता है, बच्चे माता पिता जा सकते हैं। अगर इस प्रकार कई तरीके जिनके द्वारा माता पिता केंद्र की क्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं ताकि बच्चों के कौशल विकास आदि का पूरा ध्यान रखा जा सके। अब क्या है नेक्स्ट, स्व संकल्पना। अब स्व संकल्पना क्या होता है, जैसे हम अपने बारे में कोई संकल्पना बना लेते हैं ना, वो स्व संकल्पना होती है। जैसे अपने बारे में दिखने वाली विशेषताओं की कल्पना करना। जैसे जैसे बच्चे में ये योग्यता विकसित होती है वैसे वैसे वे अपनी क्षमताओं को महत्वपूर्ण महसूस करने लग जाते हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण भी समझते हैं। और योग्यताओं के बारे में वे स्व संकल्पना बनाकर कहते हैं कि जैसे कई बार बच्चे कहते हैं मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं खुद खाना खा लूंगी, मैं सड़क पार खुद से कर सकती हूँ। ये सब उसकी स्व संकल्पनाएं हैं। जैसे जैसे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो स्व संकल्पना करते हैं लेकिन ऐसे इस तरह से बता नहीं सकते हैं। कई माता पिता बच्चों से कहते हैं कि तुम कभी ये काम सही नहीं कर सकते हो।
जैसे बोलते हैं ना, मैं खुद से ये काम कर सकती हूँ। और कई बार कई माता पिता बच्चों से कहते हैं कि तुम कभी भी ये काम सही नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा चतुर हो, तुम बहुत समझदार हो, क्या तुम हमेशा कुछ ना कुछ गिराते रहते हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। इस तरह से जो भी हम मतलब बच्चों पे टिप्पणी करते हैं, वो टिप्पणियाँ भी बच्चे के ऊपर स्वसंकल्पना बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगर हम उनके ऊपर सकारात्मक टिप्पणी करेंगे तो बच्चे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम कुछ बच्चे के नकारात्मक टिप्पणी करेंगे तो बच्चे के ऊपर नकारात्मक स्वसंकल्पना बढ़ती है, बच्चे में तो स्वसंकल्पना कम हो जाती है। इस तरह से ना बच्चा अपने बारे में अपनी कल्पना बनाता है। जैसे बच्चे क्या बनाते हैं कि अब ये इसमें अगर आपको स्वसंकल्पना पूछा गया तो इसी में थोड़ा बहुत लिख के इतना हो जाएगा, लेकिन अगर ये बड़े 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें अब आप लिखोगे लिंग संकल्पना। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि जैसे बच्चे एक साल का बच्चा होता है, 1 से 3 साल के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बता सकते हैं कि लड़का लड़की में अंतर बता सकते हैं, वे लिंग संबंधी अंतर बता सकते हैं। तो वे अपनी संकल्पना बनाते देख के कि लड़का कैसा, मैंने फ्रॉक पहनी है, मेरे बाल लंबे लंबे हैं, इस तरह से वो लड़की की संकल्पना बनाते हैं अपने लिए। और कोई लड़का है वो संकल्पना कैसे बनाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं तो ना निक्कर पहनता हूँ, मैं तो टी शर्ट पहनता हूँ। इस टाइप से वे जो सामने जो दिखती हैं वो स्वसंकल्पना, जो देखता है उसको स्वसंकल्पना बना लेता है। अब उनके हिसाब से ये स्थिर नहीं होती, उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि अगर मैं लड़का हूँ तो अगर फ्रॉक पहन ली तो अच्छा वो लड़की है, अगर किसी लड़के ने फ्रॉक पहन ली तो वो लड़की है। इस तरह से उनके ना बदल जाती है टाइम के साथ, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं। अब ये जो स्वसंकल्पना है लिंग के ऊपर आधारित, इसमें क्या है, समाज की सोच है वो भी इनके बच्चों के स्वसंकल्पना पे प्रभाव डालती है। क्योंकि बच्चे देखते हैं कि अच्छा ये लड़का है तो ये ऐसे 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 रहेगा कि सक्षम, निपुण, निश्चयात्मक, स्वावलंबी, आक्रामक रहेगा, महत्वाकांक्षी। और लड़की है स्नेहमयी रहेगी, समानुभूतिपूर्ण रहेगी, दूसरों के ऊपर आश्रित रहेगी, ये सबसे संवेदनशील रहेगी, भावपूर्ण। मतलब ऐसे मानते हैं कि लड़कियां ऐसे लड़के ऐसे, तो वो देखते हैं सुनते हैं और वे लड़के लड़की के बारे में स्वसंकल्पना बना लेते हैं बच्चे। अब नीचे क्या, लिंग भूमिका संबंधी रूढ़िवाद मान्यता का एक विकल्प। अब जो ये पहले वाली जो सोच है लिंग संकल्पना की, इसका एक विकल्प आजकल क्या करते हैं, आजकल ये थोड़ा सा ना ये सोचने लग गए हैं कि लड़का लड़की एक बराबर है। स्वसंकल्पना में अब बच्चे भी सोचते हैं और बड़े भी थोड़ा बहुत ये करने लग गए हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरह काम कर सकती हैं, है ना, और जो लड़के हैं वो संवेदनशील, स्वाधीन, ये हो सकते हैं। तो दोनों ही गुण होने चाहिए एक आदमी में। ये नहीं है कि लड़की में सारे के सारे ऐसे गुण हो, लड़के में सारे के सारे ऐसे। लड़का अगर सोचो कि परिपोषण करता है तो कोई गलत बात नहीं है, लड़का घर घर के काम में हाथ बटा दे। लड़कियों में निश्चयात्मकता, लड़कियां जॉब करती है, खुद के पैरों पे खड़ी होती है, तो गलत नहीं है। तो ये सब एक विकल्प के रूप में उभरा है। और ये इसमें ना क्या होता है कि इससे ये सोच जो रखने वाले लोग हैं ना, वो दूसरों के साथ सामाजिक या भावात्मक संबंध अच्छे से बना पाते हैं। तो जब भी जैसे बच्चे से लिंग के संबंधी प्रश्न पूछे तो इन विषयों पर बात करना अच्छा रहता है। बच्चे को ये ना कहें कि अच्छा वो लड़की है उसे तो घर का काम ही करना है, ऐसे नहीं कहना। बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी नहीं है, ये एक अच्छा विकल्प है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अब इसका 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इसमें मैं नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी उसमें डाल दूंगी आंसर। आपके DECE 1 के 4 पार्ट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आप अगर इन चारों को वीडियो को देख के और 2-3 बार भी अगर आप सुन लोगे ना तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।